नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सत्र पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास फणी नागवंश के ऊपर। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मध्यकालीन छत्तीसगढ़ इतिहास में छिंदक नागवंशी, काकती वंश दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, काकती वंश का कुछ पार्ट बचा है थोड़ा सा, उसको मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं इस कवर्धा के जो नागवंश है, फणी नागवंश, उसके बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दूं, जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के मैप से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये जो छत्तीसगढ़ का मैप है, इसमें ये जो इस इलाके पे शासन करते थे, इस इलाके पे जो शासन कर रहे थे वह कौन सा था? तो छिंदक नागवंश था। ठीक है, छिंदक नागवंश था। ठीक है, छिंदक नागवंश। और एक नागवंश का जो क्षेत्र है, एक नागवंश का जो क्षेत्र है वह इस क्षेत्र पे आ जाता है। कौन सा क्षेत्र पर? इधर कवर्धा वाले क्षेत्र पर आ जाता है, मुंगेली कवर्धा वाले क्षेत्रों पर, ये इस वाले क्षेत्रों पर। स्पेशली ये कौन से थे? तो फणी नागवंश थे। ठीक है, फणी नागवंश थे। ये फणी नागवंश थे, ये भी नागवंश है। ये छिंदक नागवंश है, ये सोमेश्वर देव वाले फणी नागवंश है। ये गोपाल देव, इसमें खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया वो है। और ये कौन है? ये छिंदक नागवंश है। ठीक है, ये जो सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था वो है। इसमें स्पेशली 3-4 शासकों के बारे में ही याद रखना है, और इसमें तो बहुत सारे शासक हैं और सभी शासक इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल सभी टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सभी फैक्टों के साथ पढ़ेंगे। आप अपने माइंड में बिल्कुल ऐसे मत रखिए कि कुछ छूट रहा है। ठीक है, और जैसे कुछ छूटता है तो मैं बाद में उसको एनालाइज करके वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और देखते हैं आज हम लोग फणी नागवंश की एक फणी जो नागवंश है उसकी एक शाखा जो है ऊपर में निवास करती थी छत्तीसगढ़ के। ठीक है, उसी में इसमें कुल टोटल दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें कुल टोटल 3 शासक हुए। सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो गोपाल देव के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, गोपाल देव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रामचंद्र देव के बारे में। ठीक है, रामचंद्र देव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मोनिंग देव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मोनिंग देव के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो गोपाल देव के बारे में पढ़ना है, रामचंद्र देव के बारे में पढ़ना है, फिर मोनिंग देव के बारे में पढ़ना है। इन सभी जो कुल टोटल इसमें शासक हुए हैं, फणी नागवंशों में कुल टोटल कितने शासक हुए हैं? 24 शासक हुए दोस्तों। देखिए कुल टोटल 24 शासक हुए हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें कुल टोटल 3 शासकों के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है और इन्हीं से संबंधित जानकारियों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो फणी नागवंश है इसने क्या किया था? कलचुरी की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है, इन लोग क्या किए थे? तो सर सबसे पहले तो इसी को याद रखिए, पेपर में अभी कुछ दिन पहले जो पेपर कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, उसमें इसको पूछा भी गया था। कलचुरी की अधीनता को इन लोगों ने क्या कर लिया था? कलचुरी की अधीनता को कलचुरी की अधीनता को क्या कर लिया था इन लोगों ने? तो स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अर्थात जो कलचुरी बोलते थे उन लोग ये कार्य करते थे, अर्थात उनके अंडर में रह करके ये अपना कार्य को किया करते थे। ठीक है, इन लोगों के द्वारा त्रिकुटक संवत का भी प्रयोग करते थे इन लोग, त्रिकुटक संवत का। इसके अलावा इन लोग कलचुरी संवत का प्रयोग करते थे। ये सभी कहाँ से मैं बता रहा हूँ? ये सभी बता रहा हूँ कौन सा अभिलेख? मड़वा महल अभिलेख जो कि मिला है। ठीक है, मड़वा महल अभिलेख मिला है। मड़वा महल जगह का नाम है, महल बना है मड़वा महल वाले क्षेत्र पे। ठीक है, चौराग्राम वाले क्षेत्र पे, उसी से एक हम लोगों को अभिलेख मिला है। ठीक है, उसी का नाम है मड़वा महल अभिलेख। उसी से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कुल टोटल 24 शासक हैं। ठीक है, अंतिम शासक कौन है? मोनिंग देव हैं। कलचुरियों की इन लोगों ने अधीनता स्वीकार कर लिया था। कलचुरी संवत इन लोग अपनाते थे, त्रिकुटक संवत अपनाते थे। ये सभी संवत जो है वह कलचुरी लोग ऑलरेडी, उनका जो साम्राज्य में वह उसमें चलता था।
लेकिन इन लोग भी प्रयोग करते थे इसका मतलब ये है कि कलचुरी वंश तो इनके अंडर में नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये छोटे वंश हैं। कलचुरी की प्रभुसत्ता तो पूरे बहुत सालों तक 8-9 सालों तक अपने छत्तीसगढ़ में रही। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले सबसे लंबे समय तक के शासक थे कलचुरी, तो ये उनके अंडर में थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और मैं इनमें का एक दो शासक का नाम भी बताऊंगा जो उनके समकालीन रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि गोपाल देव जब शासन चल रहा था तो उधर किसका, उधर कलचुरी शासक का चलता था। ठीक है, इसको तो कलचुरी शासक ने ही पराजित किया था। रामचंद्र देव जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस फड़ी नागवंश में कुल टोटल कितने शासक हुए, तो कुल 24 शासक हुए हैं। ठीक है, इन सभी 24 शासकों के बारे में हमको जानकारी मड़वा महल ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। ये मड़वा महल किनके द्वारा, इस गोपाल देव के द्वारा क्या करवाया था, लिखवाया गया था। ठीक है, इनके प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक कौन था, तो अहिराज था। ठीक है, अहिराज था प्रथम शासक, ऐसा माना जाता है अहिराज। उसके बाद ये सभी शासक थे और उसके बाद अंतिम शासक ये मोर्निंग देव था। कुल 24 शासक हैं। ठीक है, इनके जानकारी का स्रोत को देख लीजिए। सबसे पहले इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, अर्थात देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की कुछ भी जानकारी मिलती है तो हमको ये जानकारी एक्चुअल में मिली कहाँ से है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इनकी जानकारी का स्रोत सबसे पहले देखिए तो मड़वा महल ताम्रपत्र क्या है, इनकी जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है। इन्हीं से ही इनकी वंशावली के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, तो देखिए प्रथम शासक कौन है, तो अहिराज है। ठीक है, इसको अब देखिए, इसको मिथिला वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको मिथिला वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जो मिथिला है वह जातकर्ण की पुत्री। ठीक है, और ये जातकर्ण की पुत्री थी और एक शासक था जिसका नाम क्या था, अहि। ठीक है, इस दोनों के संगम से एक शासक का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अहिराज था। इसी अहिराज ने क्या किया था, इस फड़ी नागवंश की स्थापना की थी। अर्थात इसको इस कारण अहिराज की मम्मी के नाम की वजह से ही इसको मिथिला वंश या अहि मिथिला वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में कहीं ऐसा पूछे कि मिथिला वंश या अहि मिथिला वंश कौन सा है, तो ये जो फड़ी नागवंश है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गोपाल देव के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम लोग, तो गोपाल देव के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए गोपाल देव के बारे में हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, तो गोपाल देव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा इसमें नहीं है जानकारी, ठीक है, लेकिन जितना है उतने से ही बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, तो 1089 में भोरम देव का मंदिर बनवाया था। भोरम देव का मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये भोरम देव के मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो इस खजुराहो का निर्माण जो है वह मध्य प्रदेश में खजुराहो का निर्माण, उनका वंश का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, शायद चंदेल वंश है, उनके द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है उसी की तुलना हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित इस भोरम देव मंदिर की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये बने जो है ये नागर शैली में बनी हुई हैं। ठीक है, नागर शैली में बनी हुई यह जो है बहुत अच्छा मंदिर माना जाता है। खजुराहो का मंदिर तो बहुत ही प्रचलित है, आप सभी को पता होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भोरम देव का मंदिर स्थित है, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, नागर शैली में बना है। ठीक है, फड़ी नागवंशी शासकों के द्वारा स्पेशली गोपाल देव के समय में लक्ष्मण देव के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोपाल देव के द्वारा नहीं बल्कि लक्ष्मण देव के द्वारा इसको बनवाया गया था गोपाल देव के समय में। ठीक है, इस बात को मैं अच्छे से आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो गोपाल देव आता है कई बार पेपर में, एक बार लिया था लक्ष्मण देव। ठीक है, लक्ष्मण देव लिया था और एक्चुअली में गोपाल देव के समय में लक्ष्मण देव ने उसको बनवाया था, इसलिए ये आ जाएगा। इसमें जो है एक आदिवासी देवता है,
आदिवासी देवता इसमें इसके गर्भगृह में मौजूद हैं, जिसमें क्या है, एक शिवलिंग है। ठीक है, शिवलिंग है, अर्थात ये जो है शैव धर्म से संबंधित है। ये खजुराहो मंदिर, ऐसा माना जाता है कि ये आदिवासी देवता भोरम देवता को यह क्या है, समर्पित है यह मंदिर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये गोपाल देव के द्वारा इस निर्माण किया गया। इसके बारे में बस गोपाल देव के बारे में इतना यही है कि 1089 में क्या किया था इसने, तो भोरम देव को मंदिर को निर्माण करवाया था। छत्तीसगढ़ खजुराहो कहते हैं। ठीक है, कबीरधाम में स्थित है। ठीक है, और कौन से क्षेत्र पर स्थित है, तो चौरा नामक ग्राम, चौरा ग्राम में यह क्या है, स्थित है। नागर शैली में बना एक अद्वितीय नमूना है, लक्ष्मण देव के द्वारा गोपाल देव के समय में बनवाया गया था। आदिवासी देवता है जिसमें शिवलिंग मौजूद है गर्भगृह में। भोरम देवता को समर्पित है, जो कि एक आदिवासी देवता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, तो गोपाल देव के बारे में। ठीक है, सॉरी, गोपाल देव तो हो गया, रामचंद्र देव के बारे में। तो देखिए दोस्तों, रामचंद्र देव के बारे में पढ़ते हैं। ये रामचंद्र देव कौन है, तो रामचंद्र देव जो है, ये जो है एक्चुअल में इनका 1 2 3 ऐसे डायरेक्ट क्रम नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कुल टोटल 24 शासक हैं। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये जो 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, ऐसा नहीं है। ये बीच के शासक हैं। ठीक है, तो इनका कोई स्पेशली क्रम नहीं है कि किस क्रम के था, लेकिन इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है 1349 में मड़वा महल बनवाया थे। ठीक है, मड़वा महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो रामचंद्र देव ने करवाया था। कौन से वंश के हैं, तो फणी नाग वंश के हैं। इसको याद रखिएगा, 1349 में करवाया था। किस लिए करवाया था, तो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह करने के लिए इसने क्या करवाया था, किसका निर्माण करवाया था, मड़वा महल का निर्माण किया था इसने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह करने के लिए। ठीक है, यहाँ से इसकी सभी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से सभी जानकारी या सभी वंशों की जानकारी यहीं से इनकी प्राप्त होती है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, वीडियो जब स्टार्टिंग किया था, तो कि ये जो मड़वा महल है यहीं से ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, इसी से ही इनके पूरे वंशावली अर्थात 24 शासकों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है, जिसमें से ये प्रमुख शासक है जिनके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसने मड़वा महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने छेरकी महल का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस छेरकी महल के आसपास में जो छेरिया है उसी का गंध आता है। ठीक है, उनका एक अलग से जो गंध रहता है, नहीं है, छेरी का, बकरी का, उन्हीं का ही गंध आता है। तो उसी के आसपास ये बना है, इसलिए इसको छेरकी महल कह देते हैं। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, तो रामचंद्र देव ने करवाया था। ठीक है, तो देखिए, ये जो हैं रामचंद्र देव जो हैं, ये छेरकी महल का निर्माण करवाया था। ये जो गोपाल देव हैं वह किसके समकालीन हैं, ये जो हैं पृथ्वी देव प्रथम के ये जो है समकालीन माने जाते हैं गोपाल देव। ठीक है, रामचंद्र देव ये जो है 1349 में मड़वा महल का निर्माण करवाया था, कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था। ठीक है, यहाँ से इनकी सभी जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा इसने क्या करवाया था, छेरकी महल का भी इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद कौन है अंतिम शासक, मोनिंग देव के बारे में भी देख लेते हैं। मोनिंग देव, तो देखिए, मोनिंग देव को जो कलचुरी शासक है, देखो मैंने बोला क्या था कि इन लोगों ने कलचुरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, अर्थात कलचुरी के अंडर में रह करके ये शासन प्रशासन को चलाते थे और उन्हीं का ही सम्मत का प्रयोग करते थे, अर्थात कैलेंडर उन्हीं का ही आप लोग अपनाते थे। ये कलचुरी का जो रायपुर शाखा है, इसी रायपुर शाखा का एक शासक जिसका नाम क्या है, रामचंद्र। देखिए दोस्तों, ये रामचंद्र अलग हैं, ये तो फणी नाग वंश वाले हैं। ये रामचंद्र हैं, इन्हीं का पुत्र था
ब्रह्मदेव राय, इन्हीं ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर को बसाया था इसने रामचंद्र ने, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मदेव राय इसके पुत्र ने उसको अपनी राजधानी बना ली थी। तो इसी ने इसको क्या किया था, इसको पराजित किया था, ठीक है। इसी ने इसको क्या किया था, तो पराजित किया था। कई ठो बुक में इसका पुत्र ब्रह्मदेव राय भी लिखा रहता है, ब्रह्मदेव राय लिखा रहता है कई ठो बुक में। कई ठो बुक में तो रामचंद्र लिखा है, मोनिंगदेव को इसने पराजित किया था, ऐसा ऐसा लिखा है। तो दोनों प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कभी भी उसमें पेपर में कन्फ्यूज़न नहीं करेगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, ठीक है। दोनों दिया है तो आप रामचंद्र को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये सभी शासकों के बारे में, जो स्पेशली तीनों शासक हैं उसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। कलचुरी रायपुर शाखा के एक शासक रामचंद्र, उसने क्या किया था, इसको पराजित किया था, बस इसके बारे में यही जानकारी है। इसके बारे में मड़वा महल है, इनके बारे में भोरम देव का मंदिर है, ठीक है। इस प्रकार इससे संबंधित सभी प्रकार के फैक्ट आप लोगों के सामने मैंने बता दिए, ठीक है। मड़वा महल जो अभिलेख है उसको स्पेशली याद रखिएगा, और इस भोरम देव मंदिर के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इससे डेफिनेटली अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी के आसपास ही पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ को और याद रखिए, जो कवर्धम महल है, ठीक है, कहाँ बता दूँ, यहाँ बता देता हूँ। कवर्धा महल है, कवर्धा महल, इसका जो वो है, इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो जिसको नक्शा तैयार किया गया था वो कौन थे, तो धर्मराज जी थे। धर्मराज के द्वारा कवर्धा महल का डिजाइन तैयार किया गया था, और इनके द्वारा ही, इनके नेतृत्व में कवर्धा महल का निर्माण किया गया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसका द्वार है, इसका द्वार को हाथी द्वार के नाम से जानते हैं। ये एक बार पेपर में आया था ये धर्मराज के बारे में, और ये हाथी द्वार के बारे में भी एक बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में। इसके अलावा जैसे कि एक आध पॉइंट जैसे बच जाते हैं, गलती से कुछ छूट जाते हैं, तो उसको बिल्कुल मैं MCQ में डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।